स्वागत और अभिनंदन की औपचारिकता के लिए मैं उसके समाधान के लिए राजनीति में जो बहस होनी चाहिए वो बहस कहीं भटक चुकी है। उस बहस के लिए के बाद इस तरह के विचार का आयोजन हो रहा है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नाच गान के प्रोग्राम होते हैं, पार्टियां पैसों से चलती हैं। हम सब जानते हैं कि उसमें धर्म की चाशनी घुसने से उसका रूप। निशा जी आए बैठे अपनी मनमानी और पुलिस तंत्र की बल पर उसको प्रतिबंधित किया और आनंद फानन में इस कार्यक्रम को यहाँ करना पड़ रहा है। ये सत्ता का फायदा है। इस कार्यक्रम के इसके द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 1 महीने के गाली अभियान को सुनने के बाद इस विचार को वो हमारे बीच में लाए हैं। आपकी पुरजोर तालियों के पहचान को बनाने वाले नौजवान साथी और बड़े भाई कन्या कुमार जी, जम्मू कश्मीर से पधारे पूर्व मंत्री बाबू सिंह जी, तारा सिंह जी सिद्धू साहब, डीके छंगानी साहब, माता तुल्य निशा सिद्धू साहब, ये जो असुरी ताकतें हैं जो इस देश में फैल गई है, उन्हीं ताकतों को मिटाने के लिए अपन नौजवानों को एक जगह पे आना होगा। साथियों, मैं अपने राजस्थान विधानसभा की अक्सर चुन के भेजते हैं, उन लोगों की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात वो लोग करते नहीं है और वो लोग वहाँ पे बात करते हैं झूठी उन्मादी धर्म और गाय और मंदिर मस्जिद की। तो साथियों, अपन लोगों को ऐसे लोगों को चुनना है। तो इसका सीधा सा कारण ऐसा होगा कि इस जनमंथन एक ऐसा माध्यम है, नए लोग आएंगे, नए विचार रखेंगे, अपने यार दोस्तों की के बाद में विश्वविद्यालय माध्यम दर्शन के साथ में रखते हैं। और प्रोग्राम जब कोई कार्यक्रम की बात आती है तो वो लोग बाहर से नाचने गाने वाले लोग साथ लेके आते हैं और उन नाचने गाने वालों को देख। बात और कहना चाहूंगा मैं बीच में, ये अपन सब गांव के लोग हैं, किसान के बेटे हैं। अपने प्रदेश में एक घटना घटी राज संबंध में, अपना भी और उनको अच्छा आप एक बात और देखिए, 14% लोगों से 86% लोगों को डराया आज तक और अपन डरते रहे। अरे वो भी अपने भाई हैं, अपने परिवार के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का काम है अपने को डरा के भयभीत रखें और अपना वोट बैंक का काम करना। तो नौजवान साथियों, अपना यही इस जनमंथन का मकसद ये था कि गांव में किसी माँ की कोख बिना इलाज के बिना और कोई बच्चा बिना संसाधन के अपनी कला से न चूक जाए। अपन लोग ये चाहते हैं कि सही शिक्षा हो, स्वास्थ्य लाभ का जो काम है, चिकित्सा सुविधा, सड़क, पानी, बिजली, इन पे तो अपन बात करें बुलेट ट्रेन की। तो अपने को इस जनमंथन के माध्यम से ये जो अपने लोग बता रहे हैं, इन सब के विचार सुनने हैं और इन विचार को अपने को आगे फैला कर लूंगी क्योंकि मैं सन्यासन हूँ। तो वो बहन हमारी प्रभाती माता हमारे बीच में, मैं सलाम करती हूँ उस जज्बे को। कन्हैया या हमारे जो भी साथी संघर्ष कर रहे हैं उस मोर्चे पे अगली पंक्तियों में है, तो निश्चित तौर पे हमारी ताकत वो के बिना घबराए पूरे शहर में, पूरे इलाके में हर जगह पे चाक चौबंद रहते हैं और निगरानी भी रखते हैं और लड़ाई को भी और तेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल की सच जब तक जिंदा है, बोल जो कुछ भी बोलना है कह ले, बोल की लब जब तक आजाद है। पर प्रदीप नरवाल जेएनयू के स्कॉलर हैं और जो यहाँ मंच पे हमारे साथी मौजूद हैं, मेरे से वरिष्ठ भी हैं, और आप सबको मैं सिर झुका के सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं झुक रहा हूँ तो रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, मीडिया बोला रात है, ठेकेदार बोला रात है, ये सुबह की बात है। आप और हम जब मिल रहे हैं, 3 पायदान भूखमरी में नीचे खिसक गए हैं। हम दुनिया की 119 मुल्क की जमात में 100वें स्थान पे आ गए हैं। 51% हमारी माताएं और बहनें खून की कमी की शिकार है। 38% बच्चे, उनका शारीरिक विकास नहीं हुआ है क्योंकि उनको खाने का आहार नहीं मिल रहा है।
21% 55 भूखा है और 20 करोड़ लोग भूख से लोहा ले रहे हैं। क्या हम अच्छा भारत बनाएंगे? एक तरफ ये भारत है और एक तरफ वो भारत है जो इतना खाते हैं कि पचाने के लिए जिम जाते हैं। भारत में 21,000 जिम खुली है, हर रोज़ दावत दी जाती है कि कितना भी खाइए, यहाँ बचाइए, उनमें एयर कंडीशन लगे हुए हैं। भारत में सन 2002 में देश में 17,000 किसानों ने खुदकुशी की और उस 2002 के साल में अमेरिका की जो बड़ी जिम कंपनी है गोल्ड जिम, उसने अपना दफ्तर बॉम्बे में खोला। आज 21 सूबों में उनकी जिम खुली हुई है जो आपको दावत देते हैं कितना भी खाइए, यहाँ बचाइए। ये ऐसा भारत है। किसान तिल तिल करके मर रहा है और एक तरफ ऐसे किसान भी मैं देखता हूँ जो कहते हैं खेती नफ़े का फायदे का धंधा है। मसलन अमिताभ बच्चन बाराबंकी में ज़मीन लेते हैं, खेती फायदे का धंधा है। फिल्म स्टार जितेंद्र बॉम्बे से चलकर बूंदी आते हैं या ज़मीन खरीदते हैं और कहते हैं मैं किसान बनना चाहता हूँ। संजय लीला भंसाली जालोर में आके लीला रचाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और कहते हैं खेती फायदे का धंधा है। इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड फायदे का धंधा बताता है। महाराष्ट्र का किसान तिल तिल करके मर रहा है। कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र के जालना में शेषराव सेजुल एक किसान एक दावत दे के खुदकुशी करता है कि कल मेरी मैयत पे आप लोग आइए, मैं आज मर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। और उसी महाराष्ट्र के लातूर में एक 16 साल की बच्ची अपने पिता को बेबस देखती है, उसको चिंता होती है कि कैसे मेरी शादी का इंतज़ाम करेंगे। वो बच्ची खुदकुशी कर लेती है। वो भारत की बेटी है। और एक बेटी रेणुका तलवार है, DLF के मालिक की, 450 करोड़ में लुटियंस में एक प्लॉट खरीदती है। एक बेटी वो है, एक बेटी ये है। बार हमने और तरक्की की है, 449 करोड़पति पहुंचे हैं संसद में। संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के 96% MP करोड़पति हैं। पूज्य अनिल अंबानी झारखंड से जाके राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, यूपी से मेंबर बनते हैं। और कुछ वक्त संसद में बैठने के बाद उन्हें लगा कि मैं किन नौकरों के बीच में बैठ गया हूँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आजकल झारखंड से गुजरात के पीरामल नथानी जो अंबानी साहब के यहाँ काम करते हैं, झारखंड से आदिवासी की नुमाइंदगी करने संसद में बैठते हैं, रहते गुजरात में है, उनको झारखंड की चिंता सता रही है। एक ये लोग हैं। 3.5 लाख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं और शिक्षण संस्थान कितने हैं? 2,95,000। अस्पताल कितने हैं? 80,000। फैक्ट्री कितनी है? 2,21,000। क्यों हम बनाना चाहते हैं? और राजस्थान में 1,000 परिवारों पे 17 पूजा स्थल है या इबादत गाह है। पूरे भारत में 1,000 परिवारों पे 12 है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। 30,000 लोग प्रतिदिन साईं बाबा के यहाँ जाते हैं। ऐसे ही 50,000 लोग तिरुपति जाते हैं। हर मंदिर में, मस्जिद में लाइन लगी हुई है, 24 घंटे प्रवचन हो रहे हैं, बाबा प्रवचन दे रहे हैं, लाइव चल रहा है। अगर धर्म बढ़ रहा है तो जुर्म क्यों बढ़ रहा है? ये क्या धर्म है? अगर धर्म बढ़ रहा है तो शराब का उपभोग क्यों बढ़ रहा है? चरणामृत बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री है। एक माहौल हमने बनाया है भारत में कि मौज शौक, भारत निर्माण कैसे हो रहा है? शॉपिंग मॉल से, रिजोर्ट से, पब से, डिश कैफे से ये भारत निर्माण हो रहा है। ये आधुनिक भारत के तीर्थस्थल बने हैं। पंडित नेहरू ने भाखड़ा बांध को तीर्थस्थल बताया था। अब एक देश की तरक्की इससे नापी जाती है कि शॉपिंग मॉल कितने हैं। इसीलिए जब एक नेता हमारे बीच में आता है, पहले एक नेता देख के हमारा सिर इज्जत से उठता था। अब एक नेता को देख के, एक नेता को देखा तो कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे शॉपिंग मॉल, जैसे मुफ्त का माल, जैसे थोक में धोखा, जैसे ऊंची इमारत, जैसे फीका पकवान। एक नेता को देखा तो ऐसा लगा। ये क्या बेवकूफ़ी है? यहाँ खून और बलिदान की बात हुई, कोई चाय ले आया, सन्नाटा पसंद गया। और कवि ने कविता जारी रखी। हफ्ते बाद वाल्मीकि बैरागी दिल्ली गए, अकादमी। तेरे को बताओ चाय किसके लिए आ रही थी? वो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आ रही थी।
चिंता की कोई बात नहीं। शास्त्री जी की चिट्ठी है, प्रिय गोपाल प्रसाद जी की। मुझे कभी समय का अनुशासन पता नहीं था, वरना मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करता, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तीखे कार्टून बनाते थे, 400 कार्टून बनाए होंगे। और पंडित तरुण देव जी उनसे कहा, शंकर मुझे कभी मत बकसना। अब नेता कहते हैं इस कार्टूनिस्ट को कभी मत बकसना। दोस्तों, आप सब लोग जो यहाँ इस कार्यक्रम, जब मैं यहाँ आ रहा था तो अभिवादन कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग तबके के लोग अलग अलग तरीके से अभिवादन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम राम सा, तो मैं आप लोगों को राम राम सा कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं खम्मा घनी, तो मैं आप लोगों को खम्मा घनी कहता हूँ। और जयपुर जैसे शहर में नमस्कार कहते हैं, तो आप सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो दोस्तों, हाँ, जो मन है, जय माता दी की, अल्लाह अकबर, जय यीशु मसीह, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद, जो दिल करे सो बोलिए। हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में बताया। आत्ममुग्धता से मैं उनकी बात को सुन रहा था, और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त मैं उन चीज़ों को अपने दिमाग में सोच रहा था। सवाल ये है कि आपको ये सारी बातें सुन करके, अलग अलग स्पीकर अभी बोले होंगे, तो लगता होगा कि आप जी न्यूज़ देखिए, टीवी देखिए, खूब विकास हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर लोग, जो हिंदुस्तान के विकास से जल रहे हैं, जलने की बदबू आ रही है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है, और जिनको लगता है कि विकास हो रहा है, तो उनका हाथ पकड़ करके एक दिन पेट्रोल पंप ले जाइएगा और कहेगा कि मीटर देखो, विकास नजर आ रहा है इसमें कि नहीं नजर आ रहा है। विकास कहाँ देखिएगा? पेट्रोल पंप पे जब आप तेल ले रहे हैं, वहाँ विकास देखिएगा। आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ विकास देखिएगा। आप लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं या लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, तो वहाँ जब दहेज की मांग की जाती है, वहाँ विकास देखिएगा। जब आप घर बनाने का सपना देखते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें झोंक देते हैं, फिर भी अपने सपनों का घर नहीं बना पाते हैं, आप वहाँ विकास देखिएगा। लंबा लंबा लाइन लगता है स्कूल के बाहर, विद्यार्थी का नहीं, पिताजी का। पिताजी सोचते हैं कि कौन सी गलती करती भाई बालक पैदा करके, कि उसका एडमिशन कराने के लिए बालक की तो छोड़ो, बालक के पिताजी को लाइन में लगना पड़ता है। और अच्छी शिक्षा देने के लिए बालक का इंटरव्यू नहीं होता है, बालक के पिताजी का इंटरव्यू होता है। स्कूल को ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो पहले से पढ़ा लिखा हो। भैया स्कूल पढ़ाएगा क्या? वहां आपको विकास दिखता होगा। बनती जा रही हैं और दूसरी तरफ झोपड़ी और छोटे मकान गायब होते जा रहे हैं, वहां भी आपको विकास दिखता होगा। पेड़ पे जब किसान की लटकी हुई लाश देखते हैं, वहां भी विकास आपको झूलता हुआ दिखाई देता होगा। जब मजदूर अपनी मजदूरी के लिए किसी मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, वहां आपको उस गिड़गिड़ाने की आवाज में विकास तेज होता हुआ दिखाई देता है। विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? विकास दिखता है। लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है, तो आपके पास विकास को देखने वाला मोदी छाप चश्मा नहीं है। मोदी छाप चश्मा होता तो आपको दिखता है, हमारे पास भी नहीं है। और हमारे पास नहीं है, इसीलिए
मैं क्या बन जाता हूँ? मैं देशद्रोही बन जाता हूँ, मैं एंटी नेशनल बन जाता हूँ, मैं पाकिस्तानी बन जाता हूँ, मैं जिहादी बन जाता हूँ, मैं नक्सली बन जाता हूँ, मैं चाइना का एजेंट बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मोदी जी वाला चश्मा नहीं है। मोदी जी जब चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते हैं तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। मोदी जी जब पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाते हैं तब वो हिंदुस्तानी रहते हैं। मोदी जी जब इस देश के जंगल जमीन को लूट करके आदिवासियों का कत्लेआम कराते हैं तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर मुसलमानों को खाने पीने के नाम पे सरेआम कत्ल कर दिया जाता है तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और हम इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। है ना मजेदार? बहुत मजेदार है। इस चीज को समझिए। परमिशन कैंसिल कर दिया, मैं जानता था कि परमिशन। कहावत है, बाप ही पूत परापित घोरा नहीं कुछ होता थोरबो थोड़ा। मूर्ख के रास्ते पे चलने वाले ये महामूर्खाधिराज हैं। पूछिए कैसे? जब बाबा राम रहीम का मामला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे संदेशा दे रहे थे। जब इंटरनेट बंद था, बिजली बंद कर दी गई थी, तो ये ट्विटर पे शांति का अपील करते हैं। है ना बुद्धि इनके पास कमाल का? ठीक उसी तरह से हम नहीं बोले हैं, प्रधानमंत्री जी बोले हैं। क्या बोले थे? सेल्फी विद डॉटर। याद है कि नहीं है? कभी यशोदा बहन के साथ कोई सेल्फी नहीं है। सेल्फी विद मैंने वाइफ भी होना चाहिए ना, और वाइफ नहीं होगी तो डॉक्टर कैसे होगा भाई साहब? अरे डॉक्टर होने के लिए वाइफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सेल्फी विद डॉटर करने के बाद बोले डिजिटल होगा इंडिया। बहुत बढ़िया बात है। देखिए इतना डिजिटल हो गया है इंडिया कि जितने लोग बैठे हुए हैं आधे लोग अपना मोबाइल चालू किए हुए हैं। अब परमिशन कैंसिल कर दिए। अब उस परमिशन कैंसिल होने के बाद ये बिना परमिशन का जो भाषण रिकॉर्ड हो रहा है, और मोदी जी के डिजिटल इंडिया में नादानी देखिए। मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में मूर्ख पाए जाते हैं। तो अब उनका डिजिटल इंडिया क्या करेगा? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इससे 50 गुना लोगों के बीच में ये बात चली जाएगी। हो गई है ना, तो आपके हॉल के परमिशन के भरोसे हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या है? इनको पता चल गया है कि आवाज तो दबा नहीं सकते हैं, आवाज दबाना मुश्किल है। तो ऐसा करो, आवाज को ही बदनाम कर दो। वो जगह जिस पे आपको कब्जा करना हो, तो उस जगह की मालकिन जो विधवा है उसको डायन बता दो। है ना मजेदार? कोई महिला जिसकी पति नहीं है, वो विधवा है, उसके जमीन को यदि कब्जा करना है तो दो तरीका है। या तो कह दो कि इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है, पड़ोसियों के साथ ये नैन मटक्का करते रहती है, या ये कह दो कि ये जादू टोने करती है। फिर उसको गांव से बाहर करो और जो जमीन माफिया होगा उस महिला का जमीन कब्जा कर लेगा। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। दिक्कत क्या है? क्या सवाल उठाते हैं? कहते हैं कि देश के खिलाफ नारा लगाया, देशद्रोही है। अरे भाई, तो तुम क्यों कोट बन करके घूम रहे हो? अगर हम देशद्रोही हैं, तुम ही बताते हो, मैप बार बार तुम ही दिखाते हो, सत्ता का दम्भ तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही बार बार मैप दिखा करके कहते हो कि पूरे देश से खत्म हो गए हो, पूरे देश में जो है भगवा झंडा हम लहरा दिए हैं। तो भाई, पूरे देश में जो भगवा झंडा लहरा दिए हो तो पूरे देश का कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। तो एक देशद्रोही यदि घूम घूम करके इस देश में कुछ गलत बोल रहा है तो पकड़ो, उसको पकड़ करके जेल में डालो। लेकिन तुमको क्या करना पड़ता है? तुमको 200 पुलिस वाले हमारी अगुवानी में लगाना पड़ता है। यहाँ से वहां तक गिनती कर लीजिएगा जाते हुए। ज्यादा है ना? तो अब बताइए कि मेरी पीएचडी पे जितना खर्चा हुआ
7 साल में। उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे एक कार्यक्रम के संचालन में पुलिस वालों के तनखे के ऊपर हो जा रहा है। ये आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी है कि नहीं? बोलिए, आपका टैक्स का पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है? हमारे ऊपर बर्बाद हो रहा है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए जो धन का अपव्यय किया जा रहा है वहां पर बर्बाद हो रहा है। असली मसला है ही नहीं। मसला जानते हैं क्या है? मसला ये है कि ये बार बार एक बात बोलते हैं कि जेएनयू में ये बुढ़े लोग पड़े रहते हैं और हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं। पहली बात तो अब मैं आपके सामने हूं। क्या मैं आपको बुढ़ा लग रहा हूं? क्या मोदी जी हमसे ज्यादा जवान आपको लगते हैं? जब मोदी जी 32 साल में एमए कर सकते हैं तो मैं 30 साल में पीएचडी कर रहा हूं, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? और इस देश के किसी भी विद्यार्थी को यदि पीएचडी करना है तो उसको 30 साल ही समय लगेगा। जैसे मैंने एक जगह एक उदाहरण दे दिया, हालांकि मैं उसको देना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं दे देता हूं। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आपकी दादी बहुत बूढ़ी है और बार बार कह रही है कि ना हमको पोता का मुंह देखना है, पोता का मुंह देखना है। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, 9 महीने से पहले पोता या पोती हो सकता है क्या? उसी तरह से मेरे दोस्त, 30 बरस से कम में पीएचडी नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जो पीएचडी करते हैं और उनको मालूम होगा कि पीएचडी करने में 30 साल लगता है। पीएचडी नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं। मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं व्यक्ति का इलाज नहीं करूंगा, मैं समाज का इलाज करूंगा। ऐसी तो हालत है। और वैसी जनता के बीच आसानी से फैला दिया गया कि ये बूढ़े लोग बैठ करके पीएचडी कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये असली सवाल है ही नहीं। असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है जो प्रदीप कह रहा था कि चूड़ी बेचने वाला का बेटा, दूध बेचने वाला का बेटा, खेत में मजदूरी करने वाले का बेटा है, कोई ईमानदार जो सरकारी नौकरी करता हो और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, उसकी बच्चियां जेएनयू में पीएचडी कैसे कर रही है? इसको क्या करना चाहिए? इसको या तो हमारा दरबानी करना चाहिए, हमारा प्लेट उठाना चाहिए, हमारा गाड़ी साफ करना चाहिए, हमारे लिए इनकलाब जिंदाबाद करना चाहिए। तो ये हमारी गैंग में शामिल होने के बजाय एक तो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, ऊपर से हमारे ही खिलाफ अपने लोगों को इकट्ठा करके हल्ला मचा रहा है। दिक्कत इस बात से है। अब दिक्कत जब इस बात से है तो इसके 2 तरीके हैं। या तो इस आवाज को खरीद लो या इस आवाज को बदनाम कर दो। तो खरीदने की तो कोशिश बहुत की है। तो हमारा ईमान कोई कोयला का खदान थोड़ी है कि आप अदानी के पैसे से खरीद लेंगे। हमारी ईमानदारी कोई 2G 3G स्पेक्ट्रम थोड़ी है कि आप घोटाला कर देंगे। और हमारे संस्कार कोई राफेल नहीं है जिसमें आप घपला कर देंगे। हम इस देश की गरीब जनता हैं। पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस देश में, इस समाज में हम उतना ही योगदान करते हैं जितना आप योगदान कर रहे हैं। और उसी समाज से निकले हुए लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया, एक ऐसे मुल्क के निर्माण का सपना देखा जिस मुल्क के अंदर किसी का भी बच्चा पीएचडी कर सकता है, किसी का भी बच्चा पढ़ सकता रहे हैं। अगर इस मुल्क की बात नहीं होती तो एक बात खुला कह देता हूं, फिर आपका भी शीशे का मकान सुरक्षित नहीं होता। आप मुल्क में हैं, मुल्क के लोकतंत्र को मानते हैं और उस लोकतंत्र की पूरी बुनियाद लोग के कंधों पे टिकी हुई है, इसीलिए आपका लूट भी जारी है। इस बात को आप याद रख लीजिए। हमको आज भी लोकतंत्र में आस्था है, हमको आज भी संविधान में भरोसा है। हम आज भी ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने लोगों के लिए लड़ करके, उनके लिए हल्ला मचा करके हमारे खिलाफ नारा लगाने के लिए नहीं आते। दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि एक महिला को महिला के बीच में बदनाम कर दो, एक दलित को दलित के बीच में बदनाम कर दो, एक गरीब इंसान को, कुछ भी हो आप तो हमसे ऊपर ही हैं, संसाधन में, शिक्षा में, हर चीज में आप हमसे आगे हैं।
मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, और आप अपने सीएम को हमसे ज़्यादा करीब से देख रहे हैं, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, तो क्या राजस्थान की प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आती है? क्या लोगों को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए? जब लड़की इस अपमान में कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो इससे अच्छा है ना कि आप अत्याचार सहकर मरने से अच्छा है कि आप अत्याचार के खिलाफ लड़ करके अपनी जान दे दें। इसीलिए हमने ये सोचा है कि मारेगी बेरोजगारी, मारेगी गरीबी, मारेगी महंगाई, मारेगी ईमानदारी। समाज बदल गया है। अभी रोडवेज की बात कर रहे थे सर, रोडवेज में चलने वाले एक विधायक का नाम मैं जानता हूँ। और वो नाम मैं कैसे जानता हूँ? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से भारी संख्या में लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, और उसमें से भारी संख्या में लोग यूपीएससी कंप्लीट करते हैं। बिहार और राजस्थान के स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होता है कि इस साल ज़्यादा रिजल्ट बिहार से आएगा कि राजस्थान से आएगा, और कई बार राजस्थान इस कंपटीशन को जीतता है। इसी राजस्थान में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी एसपी और डीएम बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आईआरएस बने हुए हैं। मैं पहली बार जब जयपुर आया था तो मैं आया ही था अपने एक आईआरएस दोस्त की शादी में यहाँ शामिल होने के लिए। ये वो प्रदेश है, उस प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए। जो लोग मर रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, और इस सवाल पर लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए। इस सवाल को लेकर के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित कराया है। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं उस एक इंसान को बार बार मिस कर रहा हूँ जब ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, कामरेड अमरा राम जी। आप रोडवेज की बात कर रहे थे। राजस्थान के मेरे दोस्तों ने बताया कि अमरा राम एक ऐसे विधायक हैं जो रोडवेज की बस पे विधायक का सीट रिजर्व होता है, उसी पे बैठ करके यात्रा करते हैं आज भी। अब आप मुझे बताइए कि जब आपका विधायक रोडवेज की बस पे जो विधायक के लिए आवंटित सीट है उस पे यात्रा नहीं करेगा तो रोडवेज बिक जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? जब आपका विधायक का बच्चा सरकारी अस्पताल में इलाज होने के लिए नहीं जाएगा, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि सरकारी अस्पताल में दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है, सरकारी स्कूल में टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं। जब विधायक साहब खुद बीएसएनएल का सिम नहीं खरीदेंगे तब तो उनको कैसे पता चलेगा कि दुनिया मुट्ठी में नहीं हो पा रही है। अब धन कमाने वाले हैं तो ईमानदारी को कौन पूछता है? और अभी त्रिपुरा का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव के दौरान ही अमित शाह ने एक बात कही, और आप सब लोग इस पर विचार कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जीतता कैसे है। अमित शाह ने कहा कि मानिक सरकार बहुत ईमानदार आदमी है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है। पता है प्रभाव कैसे पैदा होता है? अमरा राम इधर से गुजर जाए तो क्या प्रभाव होगा? आप भी रोडवेज की बस में बैठे हुए हैं, विधायक साहब भी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो तब पड़ता है ना जब ट्रैफिक लाइट रोक दी जाती है, सारे बस कतार में खड़े होते हैं, एम्बुलेंस खड़ा होता है, ईमानदार टीचर, अफसर, कर्मचारी, नौजवान जो नौकरी करने के लिए जा रहा है वो बाइक और स्कूटी पे लाइन लगाया हुआ है। ट्रैफिक वाला कहता है कि रुको, नेताजी का काफिला जाने वाला है, तब आपके मन में प्रभाव पैदा होता है। आहा, मंत्री जी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। प्रभाव कैसे पैदा होता है? प्रभाव ईमानदारी से कहाँ पैदा होता है? प्रभाव जो है दबंगई से पैदा होता है, दबदबा से पैदा होता है। दबंगई और दबदबा से जब प्रभाव पैदा होगा तो वो प्रभाव से आप प्रभावित नहीं होते हैं, आप डरते हैं और अपनी डर को छुपाते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। आपको हिम्मत नहीं होती है
जब 50-60 का काफिला चलता है तब आप घबरा जाते हैं, तब आपको यह बात याद करने में मुश्किल होती है कि ये 60 का काफिला तो हमारे ही वोट के दम पे चल निकला है। आपको इस बात का एहसास होना बंद हो जाता है कि नेता से देश नहीं है, जनता से देश है। इस बात को आप भूल जाते हैं और इसी बात को भूलने के लिए नोटों की खनक बड़ी जरूरी होती है, धन का प्रभाव बहुत जरूरी होता है, बल का दबदबा बहुत जरूरी होता है। और इन्हीं चीजों ने आज लोकतंत्र को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपको ईमानदारी का प्रभाव चाहिए कि आपको दबदबा का प्रभाव चाहिए। यदि दबदबा का प्रभाव चाहिए तब तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस देश ने एक बेहतरीन प्रधानमंत्री को चुना है। मैंने इससे अच्छा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है जो अपना ही नाम लिखवा ले, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देखे ऐसा मनुष्य है? मैं जैसे आऊं और अपने जो है एक टोपी पहन करके उस पर लिखा हो कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। ये पागलपन है। और ये पागलपन आज सर चढ़ करके बोल रहा है। ये पागलपन सर चढ़ करके क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारे दिल में एक मोदी बसता है। कैसे मोदी बसता है मैं बता। तो आपके साथ काम करने वाला जो कर्मचारी है वो आपको कहेगा, बेवकूफ हो, इस टेबल के नीचे से ले लो ना, अरे नौकरी है, आज रहेगी कल नहीं रहेगी, बेटी की शादी कैसे करोगे, घर कैसे बनाओगे, बच्चे का एडमिशन कैसे कराओगे, और कितना दिन तक 2 व्हीलर पे चलोगे, 4 व्हीलर भी तो खरीदना है। तब आपका जज्बा टूट जाता है और जो ही आपका जज्बा टूटता है वहीं पे मोदी जीत जाता है। ये जो आपके दिल में मोदी रहता है ना, इसी अंदर के मोदी को आपको मारना पड़ेगा। और ये मारना क्यों जरूरी है इस बात को आप समझिए। अब मैं आपको शास्त्रों की ओर लेकर के चलता हूँ। चाणक्य का अपमान जब नंद ने किया था तो चाणक्य बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। चाणक्य ज्ञानी थे और उन्होंने तय किया कि इस अभिमानी राजा को उसके पद से अपदस्थ करेंगे, उसको सत्ता से बाहर करेंगे। फिर अचानक उनकी नजर जो है चंद्रगुप्त पे पड़ी और चंद्रगुप्त का कौशल देख करके उन्होंने कहा कि इसको ही राजा बनाना होगा। चंद्रगुप्त राजा बनते हैं नंद को हरा करके। आज क्या हो रहा है? आज एक योगी जी आए हैं। कहां से? उत्तराखंड से। कहां से? उन इलाकों से जहां जंगल हुआ करता था। और ये सन्यासी गृहस्थ धर्म छोड़ करके आए हैं। बाल बच्चा, घर द्वार, पति पत्नी सब माया है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी माया नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी माया नहीं है। बैठ करके बड़े बड़े नेताओं के साथ जब मिष्टान भोजन ग्रहण करते हैं, जलपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो माया नहीं है। किसी पर नारी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, वो माया नहीं है। लेकिन आप जो गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, जिनको बच्चा है, जिनको पत्नी है, जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो ईमानदारी पे चलना चाहते हैं, उनके मन में क्या डाला जा रहा है? देखो, तुम्हारे पास पत्नी और बच्चा है, इसीलिए तुम घूस लेते हो, तुम घूसखोर हो। हम पत्नी छोड़ करके भाग गए, इसलिए हम सबसे बड़ा ईमानदार हैं। और पत्नी नहीं कहती कि हमको साड़ी खरीद करके ला करके दीजिए, इस बार हमको एक कंगन बनवा करके दीजिए, तो इस बार तो हम घूस नहीं लेते। बच्चा का एडमिशन नहीं कराना होता तो इस बार तो हम घूस नहीं लेते। इस पे मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। वाल्मीकि लूटा करते थे, लुटेरे थे। तो क्या हुआ कि एक बार भगवान ने उनसे पूछा कि क्यों लूटते हो? कहा पत्नी और बच्चे के लिए। बोला अच्छा, तुम्हारे इस पाप में पत्नी और बच्चा हिस्सा बनेंगे? पाप का हिस्सा बनोगे? तो पत्नी ने कहा कि हम आपकी पत्नी हैं और हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, और आपका धर्म है हमारी जरूरतों को पूरा करना। बोला अरे तुम्हारा खेला है। बच्चा के पास गया, पूछा कि हम जो चुरा करके लाते हैं तुमको खिलाते हैं, तुम्हारे पाप में हिस्सा बनोगे? तो बेचा बोला पैदा आप किए हैं तो खिलाएगा कौन? अब बताइए, ये भारतीय जनमानस है
कि पत्नी होना और बच्चा होना आपको चोर होना बना देता है। SBI वसूल लगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे? रातों रात 11,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया और उसका नाम है नीरव मोदी। और वो जो चोरी है, उस चोरी को ढकने के लिए आप चोर हैं ये आपके दिमाग में बिठाया है। और इसको बिठाने वाला कौन है? आपका सबसे चहेता, मित्रों का आविष्कारक, आपका प्रधानमंत्री। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसको सोचिएगा आप। मैं अगर अपनी मां की जिम्मेदारी ना उठाऊं तो क्या मैं देश की जिम्मेदारी उठा लूंगा? जो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाया, आपको लगता है इस देश में हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, ऊंच नीच सबको एक साथ रख लेगा? अरे जिससे घर नहीं संभला वो देश क्या संभालेगा? ये सवाल आप पूछिए, ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। ये सवाल उल्टा कर दिया गया, पूरा का पूरा नैरेटिव बदल दिया गया। गांधी को मारने वाले गांधी का चश्मा लेकर के घूम रहे हैं। राम की पूरी परंपरा की हत्या करने वाले, नाथूराम की मंदिर बनाने वाले हमको हिंदू धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। मेरा तो नाम भी कन्हैया है। क्या कर लोगे? एक अजीब इत्तेफाक है, मोदी जी जिस महिला को छोड़ दिए उनका नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया। और पढ़ करके ये समझ लिए हैं और समझ करके ही ये तय किए हैं कि तुम अन्याय करते रहो, हम न्याय का रास्ता नहीं छोड़ने वाले। विश्वास कहते हैं कि 70 साल में पहली बार गरीबी हुई है, 70 साल में पहली बार जातिवाद हुआ है, 70 साल में पहली बार महंगाई बढ़ी है। नहीं मोदी जी, पहली बार नहीं हुई है, बहुत दिन से है। लेकिन ये बताइए कि क्या महंगाई के खिलाफ लोग पहली बार बोल रहे हैं? क्या गरीबी के खिलाफ लोग पहली बार बोल रहे हैं? सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ लोग पहली बार बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग पहली बार बोल रहे हैं? जब पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ना ये पहली बार हो रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको दिक्कत क्यों होती है? मान लेते हैं कि जातिवाद 2014 से नहीं शुरू हुआ, गरीबी 2014 से नहीं शुरू हुई, तो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी तो 2014 से नहीं शुरू हुई। जेल में तो नहीं डाला जाता था, उनका कार्यक्रम रोकने के लिए परमिशन तो नहीं कैंसिल किया जाता था, कम से कम गोलियां तो नहीं चलाई जाती थी। क्यों मार दिया गौरी लंकेश को? क्यों हत्या कर दी? क्यों बंद करके रखा है चंद्रशेखर रावण को जेल में? क्यों मोदी जी जब भी गुजरात जाते हैं जिग्नेश मेवानी को नजरबंद कर लिया जाता है? क्यों? क्या दिक्कत है? अगर मेरे ऊपर आरोप है कि मैं देशद्रोही हूं, या तो आरोप सिद्ध करो, या फिर इस देश का कानून मुझे इस बात की इजाजत देती है कि मैं कहीं भी जाकर के, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं भारत का नागरिक हूं। भाई, जब भारत का नागरिक हो तो भारत की बात करो ना। मैं तो कभी पाकिस्तान की बात नहीं करता। तुम ही बार बार आकर के कहते हो कि पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारा बहुत तगड़ा कनेक्शन है वहां पे, तुम ट्रेवल एजेंसी खोले हो, जो भी बोलेगा उसको पाकिस्तान भेज दोगे। अरे तुम्हारे बीच का ही एक आदमी, नाम सुने होंगे, याद कर लीजिएगा। आजकल इतनी चीजें होती है ना कि मुद्दा आप भूल जाएंगे। एक किस पे कहानी सुना देते हैं, फिर नाम बता देंगे उस व्यक्ति का जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। हुआ ये कि मेरे एक मामा बड़े कंजूस थे। ये मुझे बाद में पता चला जब मुझे बुद्धि हुई कि इसको कंजूसी कहते हैं। अब लोगों को भी पता चल रहा है। 4 साल में ही कांग्रेस अच्छा लगने लगा है। हम बोले बताइए, जो काम जो है कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो मोदी जी 4 साल में कर दिए, लोगों को कांग्रेस अच्छा लगने लगा है। क्रेडिट गोज टू मोदी जी। तो मेरे मामा जी बहुत कंजूस थे। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का मेला लगता है, तो दिन से ही जो है कभी पैर दबा रहे हैं, कभी पानी मंगवा रहे हैं, और हम इस लोभ में उनकी सेवा किए जा रहे थे कि आज मामा जी जन्माष्टमी का मेला दिखाने ले जाएंगे। आप लोग भी अच्छा दिन का सपना देखेंगे। तो जो है इस लोभ में हम अपना उनका खूब पैर वैर दबा रहे थे।
मामा जी बोले ठीक है। हम बोले अब चलिए, अब शाम हो गया। मेला जाने की हड़बड़ी ऐसी कि दिन का 3 बजे का दोपहर ही हमको शाम दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि सूरज डूब क्यों नहीं जाता, अच्छा दिन निकल करके दिखने क्यों नहीं लगा है। इतनी हड़बड़ाहट थी। इसीलिए लोग कहता है कि चारे साल में अच्छा दिन चाहिए। बुरा दिन आने में 70 साल लगा है, तो अच्छा दिन 4 साल में कैसे आ जाएगा, ऐसा ये कहते हैं। मतलब अच्छा दिन आने के लिए भी आपको 70 साल इंतजार करना पड़ेगा। कीजिएगा तो कर लीजिए। हमको तो शाम होने का इंतजार नहीं था जन्माष्टमी मेला जाने के लिए, तो बहुत हड़बड़ाहट में थी। फिर मामा जी बोले चलो। तो मामा जी को साइकिल चलाने नहीं आता था, तो लेके चले। तो हम बोले मामा जी अब गाड़ी पकड़ लीजिए, बस 2 रुपया दीजिएगा, मेला पहुंच जाएंगे। मामा जी कहाँ रुपया निकालने वाले? बोले बेटा देखो, अगर बस पे चढ़ोगे तो 1 मिठाई खिलाएंगे वहाँ जाके। अब बस पे यदि नहीं चढ़ोगे तो 2 रुपया बचेगा, तो 1 और मिठाई खिलाएंगे। हमको भी लगा कि मिठाई मिलने वाला है। इस उत्साह, इस एनर्जी में सोचा पैदल ही चल लेते हैं, कम से कम मिठाई तो मिलेगी। आप लोग भी चल रहे हैं, 4 साल हुआ है। अब कह रहे हैं कि 19 में अच्छा दिन नहीं आएगा, 22 में आएगा, चलिए थोड़ा और चलिए। तो हम भी अपना पैदल जो है चल दिए। अब जो है वहाँ पहुंचे, बोले मिठाई, बोले हाँ ठीक है चलो, इस दुकान में नहीं, उस दुकान में अच्छा है, उस दुकान में अच्छा है। करते करते अब मेरा धीरज जो है वो खत्म हो रहा था। मेरा पूरा का पूरा जो वो उत्साह था वो कम हो रहा था। लग रहा था कि मेला खत्म हो जाएगा, मिठाई कहाँ है? तो मामा जी कहते हैं जानते हो क्या हुआ? बटुआ ही घर पे छूट गया। सरकार ऐसा ही कर रही है। कांग्रेस से परेशान थे लोग, ठीक बात है। उनको कहाँ अंदाजा था कि कांग्रेस से बचने के लिए एक ऐसी पार्टी को चुन लेंगे जो कह रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, असल में उसको कांग्रेस युक्त भारत चाहिए। और कौन कांग्रेसी? वो कांग्रेसी नहीं जो कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा रखते हैं, वो कांग्रेसी जो धन की आस्था में भरोसा रखते हैं। अब आप गिन करके देख लीजिए, हर एक राज्य में कहते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और तुरंत कांग्रेसी को भाजपा का टिकट देता है, और चुनाव जीत करके जाता है, उसके बाद वो सदाचारी बन जाता है ना। बढ़िया लाजवाब वॉशिंग मशीन, इधर से भ्रष्टाचारी डालते जाइए, उधर से एकदम भाजपा सदाचारी निकालते जाइए। हर जगह रीता बहुगुणा जोशी का नाम सुने होंगे, किसकी नेता थी? अध्यक्ष थी यूपी की। वही जोगी, यूपी में जो रहना होगा जोगी जोगी कहना होगा। रे बुर्बक कहना होगा तो अपने माँ बाप का नाम नहीं लेंगे कि तुम्हारा नाम लेंगे, ना घर का ठिकाना ना पता, और जोगी जोगी कहना होगा। क्या जोगी जोगी कहना होगा? तमेव माता पिता तमेव सर्वम मम देव देव, तमेव बंधु सखा तमेव। तुम कौन होते हो बे? तुमको क्यों कहेंगे योगी योगी? प्रेम करना होगा, मातृभूमि से प्रेम करेंगे, सम्मान करना होगा, अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे। उसका क्या आदर करेंगे? समाज में इंसान को इंसान बांटता हो, जो नफरत का व्यापार करता हो, उसका क्या सम्मान कहते हैं। आजकल फिल्म में एक गाना चला है, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। सम्मान नहीं करेंगे, तुम लोग सम्मान के काबिल नहीं। ये जो स्थिति समाज के अंदर पैदा की गई है, उसमें आरोप सीधे सीधे आपके ऊपर डाला जाएगा। आप इंतजार करते रहिए। कांग्रेसी अध्यक्ष थी वो, और कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, और वो आज भाजपा में मंत्री है। हर जगह त्रिपुरा के अंदर चुनाव हुआ है, कांग्रेस के लोग भाजपा की टिकट पे चुनाव जीत कर गए। 283 की जो सरकार अभी है, उसमें से 1-2 निकल लिए हैं। अच्छा कि आप लोग उसको राजस्थान में हरा दिए। लेकिन एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, आजकल कुछ लोग भाजपा से निकल करके ये दिखा रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, अंदर से इनका सेटिंग है। एक जगह एक मुश्त वोट, या तो दिल में बैठा मोदी को मार दिए हैं, ठीक है, तब तो एक मुश्त एक जगह मोदी को हराने वाले को वोट दीजिए। और दिल में बैठा अगर मोदी जिंदा है तो बस कमल छाप पे ही अपना बटन दबाइएगा। वैसे बटन आप कहीं भी दबाइए, वोट तो वहीं जाएगा। उसके बाद उसके साथ कुछ भी पॉलिटिकल सेटिंग हो जाएगा। किसी के ऊपर भी कोई केस डाल देंगे, उसके बाद कोई पॉलिटिकल सेटिंग हो जाएगा। कुछ भी हो, नहीं हो तो सीबीआई को दौड़ा देंगे, उसके पीछे जेल में डाल देंगे, और कहेंगे कि पैसा खा गया। लालू जी के बारे में 3-4 करोड़ का चारा घोटाला का आरोप है, तो लालू जी जो चारा घोटाला किए हैं वो घोटाला है,
और नीरव मोदी और माल्या जो पैसा लेकर के भाग गया वो देश सेवा है, इसीलिए मोदी जी फोटो खिंचवाए थे ना। तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कांग्रेस के समय में ही लेकर के भाग गया। कुछ दिन में ये भी कह देंगे कि हम एमए पास नहीं कर पाए, हालांकि वो कहते हैं बार बार कि हम किए हैं, डिग्री नहीं दिखाते हैं, हम पढ़ नहीं पाए, हम राजनीति नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस का शासन था। कल को ये भी कहेंगे कि हम काम नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस का शासन था। ये बहानेबाजी है। इस बहानेबाजी में असली मुद्दा जो है वो छूट रहा है, भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। कहते थे चाट खिला दो, कहते नहीं गोलगप्पा खिलाएंगे, कहते थे गोलगप्पा खिला दो, कहते नहीं आइसक्रीम खिलाएंगे, कहते थे आइसक्रीम खिलाओ, कहते नहीं तुमको झूला चढ़ाएंगे। एक भी मुद्दा बता दीजिए जो ये स्वयं बोले हैं। भ्रष्टाचार, एक भी आदमी जेल में, 2G 3G सबके आरोप में जो लोग थे आज जेल से बाहर हैं। सिर्फ और सिर्फ जेल में कौन जाता है? जो भाजपा का विरोध करता है, जो मोदी जी से हाथ नहीं मिलाता है वो जेल में जाता है। बाकी जो मोदी जी से हाथ मिलाता है वो भाजपा के टिकट से चुनाव जीत करके भ्रष्टाचारी से सदाचारी बन जाता है। चंद्रकांता सीरियल आप लोग देखे हैं? देखे होंगे, किसी किसी को याद होगा। तो उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था क्रूर सिंह। तो क्रूर सिंह अगर अभी ढूंढना तो किसको कह सकते हैं? आपने मन में रखे, मत बताइए। उसमें कैरेक्टर होता था, उसको अय्यार बोलते थे। अय्यार क्या करता था, कैसे हाथ डालता था और जो मन चाहता था वो बन जाता था। इस देश में भी यही अय्यारी चल रही है। जब कॉरपोरेट से सरकार की यारी होती है तो जनता से उनको मुद्दे भटकाने के लिए अय्यारी होती है। और इस अय्यारी से क्या किया जा रहा है? इस अय्यारी से भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाया जा रहा है। जितने भ्रष्टाचारी एमपी थे सब आज भाजपा की टिकट से जीत करके एमपी बन गए हैं और ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, 2G 3G के आरोपी छूट गए, रोजगार जो है वो पैदा नहीं हुआ। और रोजगार जब पैदा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं पकौड़ा बेचो। ठीक बात है, बीटेक किए हैं, PhD किए हैं, MBA किए हैं, MBBS किए हैं, तो हम लोगों को पकौड़ा बेचना चाहिए। ठीक बात है, तो सब बेचेगा तो खाएगा कौन? सब पकौड़ा बेचेगा तो खाएगा कौन? पकौड़ा, रोजगार नहीं। रोजगार का सवाल छोड़ दीजिए, तब आता है क्या? महिलाओं के ऊपर अत्याचार। अब मैं थोड़ा मैडम जी के बारे में आता हूँ। बहुत सम्मान है हालांकि उनका, समझ रहे हैं। जब लोकतंत्र नहीं था तब भी राजा, जब लोकतंत्र है तब भी राजा, है ना मजेदार? आप राजा रानी गिराइएगा महाराज, तुरंत उठा करके जेल में डाल देंगे। ये सब नहीं होता है। और राजा रानी गिराने की बात नहीं हो, इसीलिए ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं जिससे असली सवाल पे आप बात नहीं करें। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए पद्मावती का, कौन मना करता है? कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, पढ़े होंगे संस्कृत में। जहाँ नारी पूजी जाती हो वो तो बहुत अच्छी बात है, पद्मावती का सम्मान हो, ये खुशी की बात है। लेकिन आज इस राजस्थान में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ खून हमारा नहीं खोलना चाहिए, वहाँ हमको सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए। और एक महिला CM है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये मुद्दा है। महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुए हैं, काला धन वापस नहीं आया है। और इन सब होने के बावजूद अच्छा दिन भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार हमको करना है तो अमेरिका से कंपटीशन करो नहीं यार, फ्रांस से करो, ब्रिटेन से करो, इंग्लैंड से करो, पाकिस्तान से कंपटीशन करता है। और दिक्कत बताएं आपको, कई मामलों में पाकिस्तान से भी पिछड़ जाती है। किसमें पता है? भुखमरी का आंकड़ा गिना है। शिक्षा के ऊपर जो खर्चा है पाकिस्तान हमसे ज्यादा खर्च करता है। तब क्या कहेगा? तब कहेगा पाकिस्तान में अगर पेट्रोल सस्ता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं। इतिहास की बात करता हूँ, ये इतिहास में फेल हुए हैं इसलिए इतिहास बताता हूँ। इतिहास में भारत का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के दौरान मुस्लिम लीग और जनसंघ ने मिलकर के इस देश में सरकार बनाई। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी कह रहे थे कि भारत का बंटवारा होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये सावरकर के यार कह रहे थे कि भारत का बंटवारा होना चाहिए। ये भारत को बांटने वाले लोग हैं, आज फिर से सत्ता में आए हैं, फिर से भारत को बांटना चाहते हैं। उस वक्त
अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे, आज आईएस की जासूसी कर रहे हैं। आईएसआई का जासूसी करने के आरोप में ध्रुव सक्सेना नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यही मगर मध्य प्रदेश का है। जानते हैं किसका नेता था? भारतीय जनता युवा मोर्चा का। और वो यह भी नहीं कह सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया जी ने हमको फंसा दिया, क्योंकि वहां शिवराज है। और शिवराज में ध्रुव सक्सेना कहां पहुंच गए? जेल। मध्य प्रदेश पुलिस किसके अंदर है? बीजेपी के अंदर। हालांकि पुलिस वाले लोग यहाँ खड़े हैं, आप बुरा ना माने, आपसे हमारा कोई बैर नहीं है। हमको पता है कि आप देश के संविधान का शपथ लेते हैं, आप कोई मोदी और कोई वसुंधरा जी का शपथ नहीं लेते हैं, इसीलिए आप देश के संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन पुलिस की जो समस्या है, पुलिस की जो दिक्कत है, उस दिक्कत को भी हम लोगों को समझना चाहिए। मैं बोलने में बोल दिया कि बीजेपी की पुलिस कभी भी बीजेपी की नहीं होती है। पुलिस हमेशा संविधान की होती है, देश का होता है, समाज का होता है, व्यवस्था का होता है। किसी एक पार्टी का पुलिस नहीं होता है। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। हालांकि मैं कभी भी पुलिस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। जब मैं गंगानगर आया था तब भी मैंने राजस्थान पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि वहाँ भी इसी तरीके से परमिशन कैंसिल करना और ये झंडा दिखाना और भाषण देना, विरोध कर, इस तरह की बात हुई। कहाँ के लोग फौज की नौकरी करते हैं? राजस्थान के लोग, बिहार के लोग, हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। और युद्ध किसको करना है? अमित शाह को, पाकिस्तान से। लेकिन करता क्यों नहीं है? क्योंकि अदानी का पावर प्लांट पाकिस्तान में चल रहा है। एक दिन हम लोग भी सीरियसली ले लेते हैं, बोलते रहता है इनकी भेड़िया आएगा, पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। एक बार कहेंगे चल जाओ। अभी बोला है ना, मोहन भागवत बोला है कि हम 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। अरे भाई, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इसके बीच में 2 दिन नहीं कई साल थे। तुमने क्यों नहीं आर्मी बनाई? हम तुमसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। थोड़ा ठहर करके सोचेंगे ना, थोड़ा सा ठहर जाइए। वो जब आता है ना आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट न्यूज, 100 न्यूज, 150 न्यूज, उससे बस थोड़ा सा रुक जाइए और आराम से इत्मीनान से सुनिए और सोच करके बताइए कि इसमें जो बात कही जा रही है, ये सचमुच आपकी बात है? इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सपना सचमुच आपका सपना है? और जो मानसिकता आपके दिमाग में भरी जा रही है, क्या वही सच है आपका? मैं तो मानता हूँ कि ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि इस देश में भटकाने के लिए ही आज तरह तरह का साजिश रचा जा रहा है। ये मुझे लगता है। हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि प्रदीप बता रहा था, जिनको असल हम इस जातिवादी या धर्मवादी उन्माद खड़ा करने का समर्थन नहीं किया है। लेकिन क्या कहा जाता है कि ये जो नया नौजवान सब है, ये जात पात का राजनीति करके अपना राजनीति चमकाना चाहता है। अब आप इसको समझिए, बहुत मजेदार चीज है। अक्सर एक सवाल पूछता है, क्या आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं कि उसके सपोर्ट में हैं? हम बोले हम समतामूलक भाषण सुन लेने से, यूट्यूब पे कोई वीडियो डाउनलोड कर लेने से या फेसबुक पे कोई स्टेटस लिख देने से हम अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी एक समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हमारा जो देश है, उसमें एकता कैसे स्थापित हो, उसमें शांति कैसे स्थापित हो, उसमें बराबरी कैसे स्थापित हो, और इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और भगत सिंह ने जैसा बनाने के लिए सोचा था, वैसा कैसे बनाया जाए, ये चुनौती आज हमारे सामने है। आप बेशक तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। तो आप भी तो हमने 1 घंटा बोला है, आप रिकॉर्ड भी किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोकतंत्र का चौथा पिलर होने के नाते इस परंपरा को, इस जिम्मेदारी को, इस दायित्व को आप निभाएंगे और जनता को आप दिखाएंगे कि हमारी क्या विचारधारा है। हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं, ये उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे।
ये सवाल तो वसुंधरा जी से पूछना चाहिए ना कि राजस्थान में कानून का राज चला रही हैं कि नहीं चला रही हैं। कोई एक इंसान जो इस देश का नागरिक है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि कहीं भी जाकर के अपनी बात वो रखे, तो उसको बातचीत करने से क्यों रोका जाएगा। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बेशक विरोध करें, विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार उनका है, वैसे ही अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है। अगर ऐसा नहीं होती है तो ये कानून और व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और बतौर मुख्यमंत्री जो है इसकी जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए। लेकिन ये तो भाजपा की नीति बन गई है कि वो गोल पोस्ट चेंज करते रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री की गलती को वित्त मंत्री डिफेंड करेगा, वित्त मंत्री की गलती को रक्षा मंत्री डिफेंड करेगा, रक्षा मंत्री की गलती को कानून मंत्री डिफेंड करेगा। अपने अपना क्षेत्र छोड़ करके बाकी सब बात करेंगे, उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। मैं इस देश का नागरिक हूँ, बतौर नागरिक अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ कि अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया है तो हमारे खिलाफ कोई आरोप पत्र क्यों नहीं है। 2 साल हो गए हैं। जिस पुलिस को हमको गिरफ्तार करना चाहिए, आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना कि देशद्रोही है। ये तो न्यायालय कहेगी ना, ये पुलिस कहेगी, ये कानून कहेगा। वो पुलिस जो है बाराती की तरह जो है हमारी अगवानी कर रही है। अगर हम गलत किए हैं तो पुलिस हमको पकड़ करके जेल में डालेगी ना। और हम कोर्ट से जो है परमानेंट बेल पे हैं, और बेल पे हम रहना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि आरोप सिद्ध करो या आरोप खत्म करो, और ये सबको पता है कि ये आरोप नहीं है, कोई गलती हमारी तरफ से नहीं है। हमारी गलती यही है कि मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया मोदी होता तो हम भी बहुत मज़ा कर रहे होते, लंदन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन में घूम करके। तब सारी गलतियां सही हो जाती। इस देश में किसी को भी अंबानी के ऊपर सवाल करने का अधिकार नहीं है। बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं उस पर सवाल करने का अधिकार नहीं है। और जो लोग सवाल पूछ देते हैं तो उनको कभी देशद्रोही कह देंगे, कभी एंटी नेशनल कह देंगे, कभी समाज विरोधी बता देंगे। ये तो साजिश है कि आप लोकतंत्र में जो सच्चाई की आवाज़ है उसको दबा रहे हैं। का सपना क्या है? आज हो सकता है रात को सोएं तो फिर देखें। हम चाहते क्या हैं ये पूछिए। वो सपना 2019 में लोकसभा सपना नहीं है, वो हमारा मुद्दा है, वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो ये है कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है। जिस संविधान ने हमको नागरिक होने का अधिकार दिया है, जिस संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर किया है, जिस संविधान ने दलित के वोट को और ब्राह्मण के वोट को, क्षत्रिय के वोट को और लाला के वोट को बराबर किया है, उस संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के हिसाब से एक समता मूलक समाज का निर्माण हो। जो शब्द प्रस्तावना में कही गई है, एक एक शब्द को अक्षरशः हूबहू समाज में वास्तविकता के रूप में लागू किया जाए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा सपना नहीं है, ये हमारा सच है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। सर, त्रिपुरा में चुनाव मानिक सरकार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ मौजूद थे और मोदी जी हाथ मिला करके गला भी लग रहे थे, तो वहीं कान में पूछ लेते। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तो बीजेपी वो कह रही है कि तो नहीं, आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप शिक्षा बजट पे हमसे सवाल पूछिए, आप बेरोजगारी पे हमसे सवाल पूछिए, पत्रकारों के लिए मजीठिया आयोग का सिफारिश क्यों नहीं लागू किया गया, आप ये सवाल पूछिए। आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछिए। सर, आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछा हूँ। लेफ्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछते हैं। आप लेफ्ट का अगर मतलब समझते हैं तो हम जवाब दे देंगे। कितना अंतर है आपके हिसाब से? सर, आप मेरा क्या है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये फेसबुक से उठा लिए ये सब। नहीं, एक मिनट, अब बात कर रहे हैं ना तो हम बढ़िया से बात करते हैं। नहीं, आप फिर फेसबुक से उठा लिए हैं। आप लेफ्ट का क्या मतलब समझते हैं ये बताइए हमको, हम आप जवाब देंगे आपको। आप यंग पत्रकार हैं, आप एक बड़े पत्रकार बनेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और इस समाज में, इस देश के निर्माण में आप बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसलिए फेसबुक से शब्द मत उठाइए। लेफ्ट का क्या मतलब आप समझते हैं हमको बताइए। आप पत्रकार हैं ना, पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं ना, लेफ्ट पे आप सवाल पूछ रहे हैं ना, एक राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट? लेफ्ट समझते तो उदारवादी लोग बताइए। गलत सवाल हम बोले थे ना, आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। लेफ्ट किसको कहते हैं? सत्ता के अंदर जो गड़बड़ी हो, उस गड़बड़ी का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको लेफ्ट कहा जाता है। आप विरोध नहीं करते हैं सत्ता के अंदर, तो आप लेफ्ट हुए कि नहीं हुए? तो आप मानते हैं लेफ्ट खत्म हो गया? नहीं सर, मेरा जो क्वेश्चन है सर, ठीक है, मेरी आप मेरी बात सुनो। कह रहे हैं कि लेफ्ट है वो हिंदुस्तान के लिए राइट नहीं है। कौन कह रहा है? बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं, इस पर आपका क्या है? मेरा एक सवाल। तो वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, ये तो मैंने कहा, ये सवाल ही गलत है। अगर वो सत्ता में नहीं होते तो ये बात नहीं कहते। वो सत्ता में चूंकि बैठे हुए हैं और सत्ता का विरोध हो रहा है, इसलिए उनको ये सवाल का जवाब देना पड़ता है। अभी आप बताइए कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ राजस्थान में,
किसानों को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? उनको क्यों नहीं जयपुर पहुंचने दिया गया? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? जो संकल्प क्यों नहीं पूरा हुआ? क्या इस पे सवाल पूछना गलत है? तो ये सवाल पूछना सही है ना? तो लेफ्ट इस देश के लिए सही है ना? फिर राइट कैसे कह रहा है कि सही नहीं है? मैं तो कहता हूँ इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट गो लेफ्ट। ठीक है, क्या कन्हैया राजनीति जब कोई वोट पार्टी कुछ ऐसा नहीं वैसे राजनीति में नहीं आ रहे हैं। अभी बोला आपने। हम ये कह रहे हैं वो तो आप ही हैं ना। जब आप वोट देते हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी को ही वोट देते हैं ना, तो आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन होता है, आपके उसके हिसाब से वोट देते हैं। तो आप जब इस देश के नागरिक हैं और इस देश में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक चुनी हुई सरकार है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन आप राजनीति में हैं। ये सवाल ऐसे हो सकता है कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये सवाल यदि आप पूछेंगे तो मैं स्पेसिफिक आंसर दूंगा। बता दीजिए आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? तो पहले आप तय करके टिकट देंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नहीं ना, आपकी मानस क्या है? हम क्या कहें कि आप भी राजनीति में हैं। यही तो मनोदशा बदलनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है ना, नेता और जनता के बीच में जो आज गैर संवाद कहते हैं ना कि एक ऐसा संबंध विकसित हुआ है जिसमें संवादहीनता है। सबसे पहले उस संवाद को स्थापित करना जरूरी है। आज जब मैं अपना वक्तव्य दे रहा था तो मैंने वहाँ भी कहा कि नेता जिसको आप प्रभावी समझ रहे हैं वो प्रभावी नहीं है। आप उसके धन की खनक से आप उससे सवाल पूछने से घबरा रहे हैं। वो आपका नेता कैसे हो सकता है जिससे आप जुड़े हुए ही नहीं हैं? चुनाव लड़ना है यदि किसी को, तो जिस क्षेत्र से वो लड़ना चाहता है उस देश की जनता का एक ओपिनियन होना ज़रूरी है कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अगर मुझे जयपुर में चुनाव लड़ना होता तो बेशक जो है मैं जयपुर की जनता के बीच में होता और जनता का ओपिनियन लेकर के ही चुनाव के प्रोसेस में जाता। हर जगह डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। हमारे यहाँ ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, कई जगह ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर मुझे कहीं से चुनाव लड़ना होगा, सबसे पहले उस देश की एक ठीक ठाक नंबर, जैसे होता है ना जमानत राशि जमा करना, तो एक ठीक ठाक प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र की जनता का यह स्वीकार करे कि आइए और आप हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। ये जरूरी है। लड़ेंगे, जीते हैं, जीतेंगे। वो दिन की जिसका वादा है वो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के लोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। वो तुम भी हो और राज करेगा लोकतंत्र जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे लाजिम है। उन्होंने जिंदानामा नामक से एक कविता लिखी और जमहूरियत को बहाल करने के लिए की वकालत यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ निशा सिद्धू जी को कि वो अपनी बात रखें। निशा जी नेशनल फेडरेशन और इधर मेरे विराजमान तमाम साथी